नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में लगभग सारा प्रावधान देख लिया है। अब हम लोग जो मुगलकालीन व्यवस्था थी, मुगलकालीन व्यवस्था में हम लोग अब प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन में हम लोग केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन यानी जिसका सूबा प्रशासन जिसे कहा जाता था, और जिला यानी सरकार प्रशासन देखेंगे, और परगना यानी सिख प्रशासन देखेंगे, और गांव प्रशासन देखेंगे। तो इन सभी प्रशासनों को हम लोग मुगलकालीन प्रशासन को देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब के साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था। ये भारत तब इस तरीके से अफ़गानिस्तान से लेकर के और ये पूरा साउथ में इस तरीके से पूरा जो है ये इसके अंडर में था। मुग़ल साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार था, ठीक है। और ये अगर इनकी प्रांतों की बात करें तो ये अधिकतम 22 प्रांतों में बटा हुआ था सबके समय में। जैसे कि अकबर की बात करें तो अकबर ने सबसे पहले 12 प्रांतों में भारत को बांटा था, और उसके बाद में फिर जो है जहांगीर के समय में कुछ प्रांत और बढ़े, फिर शाहजहां के समय में, फिर औरंगजेब के समय में। इस तरीके से प्रांतों की संख्या में हमेशा घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहे। तो इस तरीके से हम लोग अब केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे। मुगल प्रशासन में बादशाह के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए, अकबर ने जो है ये 4 प्रकार के अधिकारियों की जो है व्यवस्था की थी। तो बादशाह के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वकील होता था। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दीवान या वजीर को लगाएंगे, लेकिन वो नहीं होता था। वकील जो है शुरुआत में सबसे बड़ा मुगल प्रशासन का अधिकारी होता था। बादशाह के बाद इसी का नंबर आता था। उसके बाद दीवान या वजीर का, फिर मीर बख्शी का, फिर सद्र उस सुदूर का। ये चारों जो है पद थे जो प्रमुख अधिकारियों के पद थे, ठीक है। तो इनको देखते हैं। अकबर के समय 4 ही मंत्री पद थे, जिनमें सबसे बड़ा वकील बादशाह का प्रतिनिधि ये होता था। वकील कौन होता था? बादशाह का प्रतिनिधि होता था। अकबर का प्रारंभिक वकील बैरम खां था। बैरम खां के ही संरक्षण में शुरुआत में अकबर ने शासन किया था। तो बैरम खां इसका प्रारंभिक वकील था। इसके बाद मुनीम खां, और सबसे बाद में अकबर का जो है आसफ खां मुनीम वकील होता है। ये अकबर का आखिरी वकील था, परंतु बाद में धीरे धीरे ये पद अपना महत्व खोता गया और वजीर यानी दीवान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद बन गया, ठीक है। हिंदू बेग किस मुगल शासक का वजीर था? तो हिंदू बेग जो है ये वजीर किसका था? हुमायूं का वजीर था, ठीक है। हुमायूं देखते हैं आप लोग 2 कार्यकाल के लिए भारत में इसका शासन रहता है। तो पहले वाले प्रारंभिक शासनकाल में हिंदू बेग जो है इसका वजीर था। अमीर उवैस के भी जो है हुमायूं का वजीर था, और हिंदू बेग भी हुमायूं का वजीर था। अकबर ने दीवान को वजीर भी कहा गया है। दीवान पर नियंत्रण रखने हेतु कई अलग अलग दीवानों की नियुक्ति की। उनसे संबंधित कार्यों का मिलान करना है हमको। मतलब चूँकि दीवान का पद महत्वपूर्ण होने लगा था, तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए अब दीवान की शक्तियों को क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अब दीवान जब किसी के पास शक्ति का केंद्रीकरण अधिक होगा तो फिर निरंकुश होता चला जाता है। तो राजा ने क्या किया, यानी बादशाह ने, सम्राट ने क्या किया? दीवान की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए खास करके अकबर ने कई पद और निर्मित किए। जैसे कि दीवाने तन नगद वेतन संबंधी कार्यों को देखता था। ये पहले दीवान ही, वजीर ही इन सारे कार्यों को देखता था, लेकिन दीवाने तन जैसे जो है पद का सृजन किया जो नगद वेतन संबंधी कार्य देखता था। और दीवाने बयूतात ये एक नया पद बनाया। तो ये कारखानों के आय व्यय संबंधी जो है इससे जुड़ा होता था। और राजमहल से जुड़ा वित्त अधिकारी था। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कारखानों की आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? तो दीवाने बयूतात करता था। या फिर राजमहल का वित्त अधिकारी कौन था? दीवाने बयूतात था। और दीवाने तवजीह जो है सैनिकों का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। और दीवाने सादात धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखता था, दीवाने सादात। और मुशर्रफ खजाना ये केंद्रीय राजकोष की देखरेख करता था, मुशर्रफ खजाना। मुगल काल में सर्वाधिक लंबे समय तक वजीर का पद धारण करने वाला कौन था? असद खां था। वजीर का सबसे लंबा जो पद कार्यकाल रहा है वो असद खां का था, ठीक है। टोडरमल जो है ये किसके समय में था? ये भी दीवान था या वजीर था? तो ये था अकबर के समय में, टोडरमल। और एतमादुद्दौला जहांगीर का दीवान था, वजीर था। ये एतमादुद्दौला जहांगीर का ससुर भी था, क्योंकि नूरजहां इसी की पुत्री थी, ठीक है। और सादुल्ला खां ये शाहजहां का वकील था,
वज़ीर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे वज़ीर जो है इनके जो है कार्यकाल में थे। और असद खां औरंगजेब के समय में दीवानिया वज़ीर हुआ करता था और इसका सबसे लंबा यानी 31 वर्ष का इसका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। और सादुल्ला खां शाहजहाँ का सर्वाधिक विद्वान एवं सर्वोत्तम दीवान था। मुगल प्रशासन में मनसबदारों एवं सम्राट के बीच कड़ी का कार्य कौन करता था? तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी जो था ये सम्राट और मनसबदारों के बीच कड़ी का कार्य करता था, क्योंकि मीर बख्शी ये सबसे सर्वोच्च मनसबदार माना जाता था। इसी के पास जो है मनसबदारों की सूची होती थी। देखते हैं हम लोग व्याख्या में। मीर बख्शी सल्तनत काल का दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था सल्तनत काल में, तो उसी वही जो है मीर बख्शी का काम होता था, जो दीवाने अर्ज का सल्तनत काल में था। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन मुख्य सेनापति ये नहीं होता था। मुख्य सेनापति दीवाने आरिज भी नहीं होता था वहाँ, बल्कि ये प्रबंध करता था। सैन्य विभाग का ये प्रमुख था, तो सेना का प्रबंध करता था और सैनिकों के वेतन देना, सैनिकों की भर्ती करना और उनकी हुलिया, घोड़ों की दाग ये और उनकी पदोन्नति, ये सब कार्य कौन करता था? मीर बख्शी करता था। और ये उच्च श्रेणी का मनसबदार भी होता था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उच्च श्रेणी का मनसबदार कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था, जो मनसबदारों या मंदारों लिखा गलत है, जो मनसबदारों की सूची रखता था तथा उन्हें सम्राट के समक्ष रखता था। मनसबदारों की सूची ले जाकर के सम्राट के समक्ष रखता था, तो इसलिए ये मीर बख्शी जो है सम्राट और मनसबदारों के बीच की कड़ी का कार्य करता था। और इसके अलावा ये भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण कौन करता था? तो मीर बख्शी करता था। इसके अलावा इसे वेतना अधिकारी भी कुछ इतिहासकारों ने कहा है, पे मास्टर भी कहा है इसे, क्योंकि ये सैनिकों को पेमेंट वगैरह देता था, वेतन वगैरह देता था ना। इसके अलावा खाने समा क्या है? तो खाने समा बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और ये शाही रसोई तथा राजमहल के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। और सद्र सुदूर धार्मिक मामलों से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। सद्र सुदूर कौन था? धार्मिक मामलों से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। धार्मिक व्यक्तियों को लगान मुक्त दान की गई भूमि, जिसको सयूरगल भी कहा जाता था। सयूरगल किसे कहा जाता था? धार्मिक व्यक्तियों को जो भूमि दी जाती थी, जो दान में दी जाती थी और लगान मुक्त होती थी, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? सयूरगल। ठीक है। इसका प्रबंधन करता था कौन? सद्र सुदूर, यानी धार्मिक व्यक्तियों की जो है उनके ज़मीनों का प्रबंधन, जो उन्हें दान में दिया जाता था, उनका प्रबंधन कौन करता था? सद्र सुदूर। तो ऐसी भूमि को मदद ये मास भी कहा गया है। सयूरगल और मदद ये मास एक ही चीज़ है। मदद ये मास, मदद मतलब मदद करना, किसी के जो है हेल्प करना। तो धार्मिक व्यक्तियों को मदद मास के रूप में कर मुक्त, लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। और सद्र का कार्यालय क्या कहलाता था? दीवाने सादत सद्र का कार्यालय कहलाता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में पदाधिकारी है और सूची 2 में इसके कार्य है और विभाग है। जैसे महोत्सिब हमने पढ़ा है, औरंगजेब के समय में इसने पद जो है निर्धारित किया था, जो जन आचरण निरीक्षक विभाग का प्रधान होता था। महोत्सिब कौन होता था? जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। और दूसरा है मीर आतिश, तोपखाने का प्रधान होता था। आतिश शब्द आ गया ना, आतिशबाजी, तो तोपखाना यानी गोला बारूद से संबंधित विभाग किसके पास था? मीर आतिश के पास। और दरोगाए डाक चौकी डाक तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। डाक विभाग का भी प्रधान होता था और गुप्तचर विभाग का भी प्रधान होता था। और मुख्य काजी का सहायक तथा कानून अधिकारी होता था मुफ्ती। ठीक है। ये प्रांत में हम लोग देखेंगे। काजी उल कुजात, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। काजी उल कुजा बादशाह के बाद सबसे बड़ा क्या होता था? न्यायाधीश होता था। और बादशाह को धार्मिक विषयों पर ये परामर्श भी देता था। इसके अलावा वाकया नवीस एक पद होता था। ये प्रांत के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। केंद्र में गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था? तो केंद्र में गुप्तचर विभाग का प्रधान जो होता था वो कौन होता था? बताओ, अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में बताया है। ठीक है।
और वाकया नवीस कौन होता था? प्रांत में गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। केंद्र में जो होता था गुप्तचर विभाग का, वो दरोगाए डाक चौकी होता था। ठीक है। सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। ठीक है। कितने? 12 सूबों में या प्रांतों में बांटा था। कब? 1580 ईस्वी में। और ये 1580 ईस्वी उसके शासनकाल का 24वां वर्ष था। तो इसके समय में 12 सूबे थे। जहांगीर के समय में 17 सूबे हो गए। शाहजहां के समय में सबसे अधिक सूबों की संख्या थी 22 और औरंगजेब के समय में ये संख्या रह गई 21। ठीक है, तो ये याद रखना। मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जनपद को सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार। शासन की सुविधा हेतु सूबों को सरकार या जिलों में विभाजित किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो है सरकार यानी कि जनपद स्तर का प्रशासन। तो जिले में विभाजित था और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था फौजदार होता था। सरकार का प्रमुख अधिकारी यानी जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? फौजदार होता था। और राजस्व का प्रमुख अधिकारी सरकार का अमलगुजार कहलाता था। और अमलगुजार का सहायक राजस्व अधिकारी जो होता था वो वितिकची कहलाता था। ये प्रश्न आया हुआ है, वितिकची किससे संबंधित है? तो वितिकची जो है ये राजस्व अधिकारी होता था, भूमि की पैमाइश और उपज का ब्यौरा रखता था। ठीक है। और खजानदार जो है ये सरकार यानी जिले का खजांची या कोषागार होता था। ठीक है। सिकदार संबंधित है। सिकदार किससे संबंधित है? तो ये परगना से संबंधित है। सिकदार जो है परगना से होता था। परगने का प्रधान अधिकारी ये फौजदार के अधीन ये कार्य करता था, तो ये कहलाता था सिकदार। परगने का यानी जो परगना यानी जिला जो होता था, सॉरी जिला नहीं, परगना जिले से नीचे जो तहसील स्तर का अधिकारी होता है वो सिकदार होता था। और आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था। आमिल जो है परगने का यानी तहसील का वित्त अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल। और ये भूमि कर का निर्धारण या वसूली करता था। और इसके अलावा कानूनगो होता था जो उपज व भूमि कर का विवरण रखता था। कानूनगो आज भी होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिनको कहते हैं। और ठीक है। और इसके अलावा फौजदार होता था, परगने का कोषागार प्रभारी, खजानदार भी इसे कहते थे। और कारकुन होता था, परगने का हिसाब किताब लिखने वाला लिपिक होता था। तो कारकुन कौन होता था? लिपिक होता था जो परगने का हिसाब किताब रखता था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में गांव को मावदा या डीह कहा जाता था। तो मुगल काल में गांव को क्या कहा जाता था? मावदा या डीह कहा जाता था। और मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है। और खुद गांव का जमींदार होता था। मुकद्दम भी एक तरीके का जमींदार होता था, लेकिन साथ में गांव का मुखिया होता था। खुद भी जो है गांव का जमींदार होता था। और चौधरी भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रशासन का प्रधान होता था। आईने अकबरी, अबुल फजल ने किताब लिखी थी आईने अकबरी, उसमें कोतवाल के कर्तव्यों का विशद वर्णन मिलता है। तो प्रश्न यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि कोतवाल के कर्तव्यों का विशद वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है? तो अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। तीनों कथन सही। मीरे समा का संबंध किससे था? तो ये कारखाना विभाग, हमने पीछे भी पढ़ा है, मीरे समा कारखाना विभाग से संबंधित था। मीरे समा यानी मुगल काल के में कारखानों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था। जहांगीर ने ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए लाहौर में कई कारखाने स्थापित किए। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऊनी वस्त्रों का कारखाना मुगल काल में कहाँ था? लाहौर में था। और औरंगजेब ने मछलीपट्टनम में कढ़ाई और छपाई केंद्र विकसित किए थे। कढ़ाई और छपाई के कारखाने लगवाए थे। कहाँ? मछलीपट्टनम में। शाही कारखाने में बनने वाली वस्तुओं में शाही पोशाक, जिसे खिल्लत कहा जाता था, ये प्रमुख थी। खिल्लत क्या थी? शाही पोशाक थी। और इसका निर्माण शाही कारखाने में होता था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक तो मनसबदारी सैनिक हो गए, दूसरे दाखिली सैनिक और तीसरे अहदी सैनिक। ठीक है। तो दाखिली सैनिक सम्राट के अंगरक्षक सैनिक थे। वो अहदी सैनिक मनसबदारों वाली सेना के नेतृत्व में रखे जाते थे। तो इन दोनों में क्या है? उल्टा कर दिया है। दाखिली सैनिक जो है ये होते थे, अहदी सैनिक जो है सम्राट के अंगरक्षक होते थे। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, तो ए वाला होगा। अब इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है। पहला था मनसबदारों के सैनिक,
प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिक की भर्ती करता था, ठीक है, और उन्हें वेतन आदि देता था। वेतन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें मनसबदार करता था अपने सैनिकों के लिए। और आदि सैनिक जो होता था ये स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उनके व्यक्तिगत सैनिक होते थे। आदि सैनिक सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक यानी कि राजा के अंगरक्षक होते थे। तो अब प्रश्न यहाँ से आ सकता है, इन तीनों में से दे देगा कौन राजा के अंगरक्षक सैनिक होते थे, तो आदि सैनिक होते थे। और इनका वेतन सम्राट देता था और इनका वेतन अन्य सभी सैनिकों से अधिक होता था। जितने भी सैनिक होते थे उनसे सबसे अधिक आदि सैनिकों का वेतन होता था। तीसरा है दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक की नियुक्ति तो बादशाह करता था, परंतु मनसबदारी सेना के नेतृत्व में रखे जाते थे। बादशाह नियुक्त कर देता था, फिर इनकी देख रेख कौन करता था, मनसबदार करता था। मनसबदारी सेना के नेतृत्व में ये रखे जाते थे। इनका वेतन भी मनसबदार देता था। और दो दाखिली सैनिकों के बीच एक घोड़ा होता था। दो दाखिली सैनिकों के बीच एक घोड़ा रहता था। बरगीर और सिलेदार का संबंध किस मुगल सेना से था, तो बरगीर और सिलेदार घुड़सवार सेना से संबंधित था। देखिए पैदल सेना भी होती थी, हस्ती सेना भी होती थी, नौसेना भी होती थी, लेकिन बरगीर और सिलेदार ये घुड़सवार सेना के अधीन होते थे। मुगल घुड़सवार सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसका प्रारंभ अकबर ने किया, ठीक है। 1573 ईस्वी में अकबर ने सवारों का हुलिया यानी आईडी, सवारों का हुलिया तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रारंभ की यानी कि इतिहास में घोड़ों की दागने की प्रथा और हुलिया निर्धारण की प्रथा पहले भी थी। आपने पहले इसके देखा होगा किसने प्रारंभ की थी, तो कमेंट करके आप हमें बताइए। और बरगीर सैनिकों को अस्त्र शस्त्र तथा घोड़े राज्य देता था। बरगीर सैनिक ऐसे सैनिक होते थे जिसको अस्त्र शस्त्र और घोड़े कौन देता था, राज्य देता था, यानी बादशाह उपलब्ध कराता था। और सिरेदार सैनिक कौन होते थे, जो इन सारी चीज़ों का प्रबंध स्वयं करता था, यानी अस्त्र शस्त्र और घोड़ों का प्रबंध सिलेदार स्वयं करता था। तो ये ध्यान रखना। पैदल सेना, अबुल फजल के अनुसार पैदल सेना सैनिकों की 9 श्रेणियाँ थी। अबुल फजल के अनुसार पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियाँ थीं, ठीक, ये ध्यान रखना। और हस्ती सेना की देखरेख पीलखाना विभाग के अधीन था। और नौसेना के प्रबंध हेतु अकबर ने एक पृथक विभाग नबाड़ा नामक प्रथम विभाग स्थापित किया, जो नौसेना से संबंधित था, ठीक है। और जिसे मीर बहर के अधीन रखा गया। मीर बहर इसका अधिकारी था। किसका, नौसेना का अधिकारी कौन था, मीर बहर था, ठीक। और ये किस विभाग का अध्यक्ष था, तो नबाड़ा विभाग का। और मीर बहर का प्रमुख कार्य क्या था, नौकाओं को तैयार करवाना, मल्लाहों को नियुक्ति करना, बंदरगाहों पर शुल्क वसूलना, ठीक है, ये काम था। अकबर के राज्यकाल में तोप व बंदूक विशेषज्ञ कौन था, तो इसके समय में उस्ताद कबीर और हुसैन खां अकबर के समय में तोप व बंदूकची थे। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो है ये किसके समय में थे, बाबर के समय में थे। मुग़ल तोपखाने विभाग का प्रमुख मीर आतिश या दरोगाए तोपखाना कहलाता था, ठीक है। मीर आतिश कौन था, मुग़ल तोपखाने का प्रमुख था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, बाबर के प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे, जबकि अकबर के समय उस्ताद कबीर और हुसैन खां प्रमुख तोपची व बंदूकची विशेषज्ञ थे। और इतावली यात्री मनूची जो कि एक चिकित्सक था, परंतु उत्तराधिकार के युद्ध, जो उत्तराधिकार का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, तो इसमें दारा शिकोह की तरफ से इसने तोपची का काम किया था। लेकिन जब दारा शिकोह मारा जाता है तो उसके बाद मनूची जो है चिकित्सक का पेशा अपना लेता है। औरंगजेब के शासनकाल में ये चिकित्सक रहता है, डॉक्टर बनकर रहता है मनूची। ध्यान रखना, मनूची किसके कार्यकाल में था, औरंगजेब के कार्यकाल में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। हम लोग आ गए मनसबदारी व्यवस्था पर, तो यहाँ पर कोई भी तथ्य छूटेगा नहीं। मनसबदारी व्यवस्था से सारे प्रश्न यहाँ हल हो जाएंगे, और इससे प्रश्न बहुत आते हैं। तो अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जो कि चंगेज खान ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। और मनसब सैनिक अथवा असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था। यहाँ से प्रश्न आता है, स्टेटमेंट में ही दे देता है मनसब सिर्फ सैनिकों को प्रदान किया जाता है, तो ऐसा नहीं था। मनसब जो है सैनिक और असैनिक दोनों को प्रदान किया जाता था पहले, है। तो ये दोनों
ये भी सही है। ये व्यवस्था स्थानांतरणीय थी, आनुवांशिक नहीं। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी, आनुवांशिक थी, तो ये गलत होगा। मनसबदारी व्यवस्था स्थानांतरणीय थी, आनुवांशिक नहीं थी। यानी कि किसी एक को मनसब मिल गया तब उसके बेटे को भी मिलेगा, उसके बेटे के बेटे को मिलेगा, ऐसा आनुवांशिक नहीं था, बल्कि ये स्थानांतरणीय थी कि कभी किसी को मनसब प्रदान किया जाता था तो कभी किसी को मनसब। और मनसब में देखिए जात और सवार दो मुख्य पद होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। अब यहाँ ध्यान रखना, अकबर ने 66 श्रेणियों में विभाजित किया था, लेकिन अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसकी 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। तो ध्यान रखना, प्रश्न दोनों से बन सकता है कि या तो दे सकता है मनसबों की कितनी श्रेणी थी, 66 श्रेणी थी, तो ये भी सही है। और 33 श्रेणियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अबुल फजल के आईने अकबरी में। प्रायः जात मनसब की संख्या सवार मनसब से अधिक होती थी। प्रश्न यहाँ से आया है कि सवार मनसब अधिक शक्तिशाली होता था या जात, तो जात मनसब की संख्या अधिक होती थी, जात मनसब का ओहदा बड़ा होता था सवार मनसब की अपेक्षा, ठीक है। परंतु विशेष परिस्थिति में जब सवार मनसब में जात मनसब से संख्या अधिक कर दी जाती थी तो उसे मशरूत मनसब कहते थे। मशरूत मनसब मुख्तिया औरंगजेब ने प्रारंभ किया था। तो इसमें क्या था कि आकस्मिक रूप से जो है सवार मनसबों की वृद्धि कर दी जाती थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत शासन को चुस्त दुरुस्त संचालन हेतु इसे 3 प्रमुख श्रेणियों में संगठित किया, सामंत, सेना, नौकरशाही, ठीक है। और ये इस प्रकार तीनों कथन ये सही। सैन्य की कुशलता बनाए रखने हेतु दहबिस्ती का नियम किस शासक ने लागू किया, तो दहबिस्ती नियम लागू करने वाला शासक था अकबर। दहबिस्ती क्या था, दहबिस्ती अर्थात प्रत्येक 10 सैनिक पर 20 घोड़े अनिवार्य रूप से रखना पड़ता था। क्यों दुगना घोड़े क्यों रखने पड़ते थे, क्योंकि युद्ध के समय घोड़े थक जाया करते थे, तो घोड़ों को बदलने की तुरंत व्यवस्था हो, इसलिए दहबिस्ती व्यवस्था नियम लागू किया था। अकबर ने 1579 में शासन के 18वें वर्ष में दाग व तसहीहा, दाग व्यवस्था, दाग घोड़ों को जो उस पर शाही मोहर लगाया जाता था और मनसबदारों का मोहर लगाया जाता था जिससे कि घोड़ों की अदला बदली ना हो सके। और तसहीहा ये चेहरा प्रथा थी, आईडी प्रथा थी, ठीक है। तो इसे तसहीहा कहा गया। तो इसको शुरू करने वाला शासक कौन था, मुगल काल में अकबर था। और इसने प्रारंभ किसने किया था, तो किसी जो है दिल्ली सल्तनत के शासक ने किया था। किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके लिए अकबर ने एक पृथक विभाग दाग महाली की स्थापना की थी। दाग महाली की स्थापना, दाग महाली किससे संबंधित है, तो ये दाग और तसहीहा प्रथा से, दाग और तसहीहा यानी इस प्रथा से है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की, तो शाहजहां ने। मासिक वेतन की शुरुआत शाहजहां ने की मनसबदारी व्यवस्था में। जहांगीर ने मनसब में 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा की शुरुआत की। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक वेतन की शुरुआत की। और औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की शुरुआत की, जो अभी हमने पीछे देखा है, अर्थात सवार की संख्या में आकस्मिक वृद्धि की जाने लगी। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, फलतः जागीर की कमी पड़ गई। इस स्थिति को बोजागिरी कहा गया। तो प्रश्न आ सकता है बोजागिरी क्या है, तो बोजागिरी जो है ये है जब मनसबदारों को अधिक जागीर दी गई तो जागीर की कमी पड़ने लगी राज्य में, तो ऐसी स्थिति को बोजागिरी कहा गया। तो यहीं पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। कृपया आप लोग मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।